फ्लूइड्स मतलब क्या होता है, एक तो लिक्विड्स नहीं तो गैसेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्योंकि जनरली फ्लूइड की डेफिनेशन होती है सब्सटेंस विच कैन फ्लो और विच टेंड्स टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। जो फ्लो हो सकता है या फिर फ्लो करता है वो क्या बनता है, फ्लूइड बनता है। ठीक है, तो फ्लूइड से रिलेटेड हम इस टॉपिक में जो जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स होगा, देन हाइड्रोडायनेमिक्स होगा। स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है फ्लूइड से रिलेटेड डेंसिटी। राइट डाउन, डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, मतलब व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या है डेंसिटी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम डिनोटेड बाय रो गिवन बाय रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, सीजीएस यूनिट बनेगा ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। एंड इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 kg पर मीटर क्यूब मतलब कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 -3, कितना होगा 10⁻³ -3। इसलिए वाटर की डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में 1000 एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी है, 1 है। लिया फॉर वाटर रो इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। अब डेंसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी ऑफ बॉडी और सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड जनरली जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। ठीक है, बॉडी की भी एंड वाटर की भी। मतलब क्या होता है क्वेश्चन में अगर बॉडी की डेंसिटी देने के बजाय ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज दिस मच, तो हमें क्या करना है, उस डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगी, बॉडी की डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, जैसे कोई फ्लूइड है, लिक्विड है और बोला है उसकी स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 1.3 है। इसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी बनेगी, तो ये नो रिलेटिव डेंसिटी 1.3 है किसी फ्लूइड की, तो उसकी डेंसिटी कितनी बनेगी, 1.3 इंटू 10⁻³ वाटर की डेंसिटी 10⁻³ है ना, kg पर मीटर का क्यूब। एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो सेम रहेगा। ठीक है, 1.3 रहेगा, 1 नहीं। उसके बाद में सिमिलर कंसेप्ट आती है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन दोनों के लिए फॉर्मूले सेम ही होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं एज वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी कहाँ पे, इन वाटर। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं डायरेक्टली वेट ऑफ बॉडी, सॉरी वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशो आता है। ठीक है, अब ये डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, बेसिक इंट्रोडक्शन इनका। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से पहले यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 करना पड़ेगा। लेकिन m1 v1 डायरेक्टली गिवन नहीं तो उसका फॉर्म चेंज करते, जैसे कि दोनों के मासेस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो क्या करेंगे, m इक्वल रो इक्वल्स टू m बाई वी है, तो m को रिप्लेस करेंगे रो1 v1 प्लस रो2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। एंड मासेस गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, डेंसिटी गिवन है, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन रो1 प्लस m2 अपॉन रो2, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का SI यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज पास्कल, बट जनरली डेटा दिया जाता है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। इसका मतलब होगा
013, लेकिन हम हर बार क्या करेंगे उसको 1 × 10⁵ लेंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। देन अगर प्रेशर हमें फाइंड करना है ड्यू टू लिक्विड कॉलम बोला जाता है, ठीक है ना, किसी कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया है, जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड को फिल किया है अप टू द हाइट h, लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होता है h इंटू रो इंटू जी, कितना होता है h इंटू रो इंटू जी। h का मतलब हाइट, रो का मतलब डेंसिटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि एटमॉस्फेरिक मतलब सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि मर्क्यूरी का यूज़ करके हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 × 10⁻³ kg/m³, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कितनी हाइट है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, H = P/ρ × G, कितना आएगा फिर, बस 10 की पावर के फॉर्म में बोलो। अरे डिजिट नहीं बोले तो भी चलेगा, 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली। ऊपर कितना है P मतलब 10 की पावर 5, नीचे कितना आ रहा है रो का 3, G का तो कितना आ रहा है ऊपर आके 10⁻⁻⁴। हाँ, हाइट कितनी होगी फिर वो, एक मिनट, मर्क्यूरी की नहीं, हमें एयर की डेंसिटी लेनी पड़ेगी। किसकी डेंसिटी, एयर की, और एयर की डेंसिटी कितनी होती है, हाँ 1.30 kg/m³। मर्क्यूरी की नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, एयर की। तो एयर की डेंसिटी अगर 1.3 है तो अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर के रेंज में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, ठीक है। अगर मर्क्यूरी मैनोमीटर बैरोमीटर है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी लेंगे, ठीक है। सेम वे अगर समुंदर है सी है और उसके डेप्थ पे हमें बोला है कि हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हमें अगर हाइट देंगे मतलब कौन होगा वहाँ पे, डेप्थ होगी। एंड मर्क्यूरी सी वाटर का अगर डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे तो अगेन क्या करेंगे हम, P = H × ρ × G। इस तरह के एप्लीकेशन में हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी लिक्विड को हमने एक कंटेनर में प्लेस किया है और उस कंटेनर को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a। तो लिक्विड क्या होता है, जनरली इस तरह के शेप में ट्रैवल करता है। तो ये जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड है, एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाते हैं tan θ, कितना होता है ये, इन द रेंज ऑफ, वेरी गुड, A/G। कैसे आता है, क्या आता है, डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है। ये जो हाइट है ये अगर h होगी या अगर l, इस फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, tan θ = अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब A/G या फिर H/L। H मतलब कौन है, 2 लेवल का डिफरेंस। अगर ये डेटा बॉटम से हाइट में देंगे, जैसे कि इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, तो सेम फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, tan θ = y2 - y1/L, ठीक है। जिस फॉर्म में डेटा दिया है उस फॉर्म में हमें यूज करना है। A का मतलब कौन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, G मतलब कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H मतलब लेवल का डिफरेंस, L मतलब कंटेनर की जिस लेंथ के ऊपर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। वही केस में अगर बोला जाता है कि कोई कंटेनर है उसमें हमने लिक्विड फेल किया है एंड इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे रोटेट करने के बाद क्या होता है, सेंटर पे जो लिक्विड है उसकी लेवल कम होती है एंड एंड पे लिक्विड की लेवल क्या होती है, हाईएस्ट होती है। मतलब ग्रेजुअली लिक्विड की लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो किसी भी डिस्टेंस x, इतने डिस्टेंस पे ये लिक्विड की जो हाइट है h कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ω² x²/2g ये रिलेशन यूज करना है। एंड इसमें अगर बोला जाता है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, एट द एंड, उसके लिए अगर हमें रेडियस प्रोवाइड की है r, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी, ω² r²/2 टाइम्स ऑफ g, ठीक है। ये हो गया अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। इसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होगा जो हम मेजर करेंगे गेज प्रेशर प्लस P0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, गेज प्रेशर प्लस P0। P0 मतलब कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड गेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बाय यूजिंग H ρg। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन में कौन सा प्रेशर बोला है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
सिर्फ गेज प्रेशर बोलेंगे तो क्या करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से पी नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है अगर एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन है तो। एंड अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, डायरेक्ट एच दिया है, रो दिया है, तो हम जो एच रो जी से कैलकुलेट करेंगे वो कौन रहेगा, गेज प्रेशर रहेगा। मतलब हमें गेज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जनरली यूज करना पड़ेगा एच इंटू रो इंटू जी। एंड गेज प्रेशर से अगर एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो एच रो जी कैलकुलेट करके उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पास्कल्स लॉ। क्या होता है पास्कल्स लॉ, प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर में अगर इस तरह से हमने फ्लूइड फिल किया है, कंटेनर क्लोज है, तो एक साइड में अगर हम प्रेशर इम्पार्ट करेंगे तो वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब P1 बनेगा इक्वल्स टू P2। इसका बेस्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो P1 इक्वल्स टू P2 करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू बनेगा F2 अपॉन A2। तो रिक्वायर्ड फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, A2 बाय A1 टाइम्स इंक्रीज होता है अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए जहाँ से लिफ्ट करना है उसका एरिया हम बड़ा रखेंगे, जहाँ पे फोर्स इंपार्ट कर रहे हैं उसका एरिया अगर छोटा रखेंगे तो क्या होगा, मिनिमम फोर्स से हमें मैक्सिमम आउटपुट फोर्स का मिलेगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए। ठीक है, तो प्रेशर रिलेटेड बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें टॉपिक में डिस्कस करने। अब प्रेशर खत्म करने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज ने क्या एक्सप्लेन किया था, अरे हाँ, आर्किमिडीज याद है क्या, आर्किमिडीज क्या एक्सप्लेन किया था आर्किमिडीज ने, कि जनरली क्या होता है, क्या होता है, कोई बॉडी अगर हम लिक्विड में यानी वाटर में अगर ड्रॉप करेंगे तो वाटर क्या करती है, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। अब ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों एक्ट होता है, उसके लिए क्या कंडीशन आती है कि जो लिक्विड के पहले मॉलिक्यूल्स थे वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, लेकिन हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी क्या करती है, उतनी वॉल्यूम, जो बॉडी की वॉल्यूम थी उतने वॉल्यूम का लिक्विड वहां से डिस्प्लेस कर देती है। तो वो जो वॉल्यूम का गैप बना, वहां पे जो फोर्सेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करने वाले थे वही फोर्सेस अब बॉडी के ऊपर भी एक्ट होंगे, लेकिन वहां पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस रहेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करके वहां पे नेट फोर्स जो मिलता है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। इसलिए बॉडी के ऊपर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। जैसे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, हमें मालूम है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इस पोर्शन का लिक्विड हटा दिया, मतलब यहाँ पे क्या ड्रॉप किया हमने, बॉडी को ड्रॉप किया, तो ये जो वैकेंट स्पेस है इसमें ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स था, इनको बैलेंस करने के लिए कोई होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है जिसको बोला जाता है अपथ्रस्ट, जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ बायोन्सी, जिसको बोला जाता है बायोंट फोर्स। एंड ये बायोंट फोर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, आर्किमिडीज ने। एंड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज ये बायोन्सी फोर्स कितना होता है, v इंटू रो इंटू जी। v इज द किसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होती है, लेकिन डिस्प्लेस्ड फ्लूइड तो उसकी वॉल्यूम तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें मालूम है कि उतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस होगी जितनी वॉल्यूम बॉडी की थी, इसलिए v बनेगी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सिग्मा बनेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अपथ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये अपथ्रस्ट बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। इससे क्या होगा, बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है वो चेंज हो जाएगा, एंड जो चेंज होने वाला एपरेंट वेट बॉडी का है वो कितना बनेगा, एपरेंट वेट मतलब W एक्चुअल वेट इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, वेयर सिग्मा का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बट वेट का मतलब कौन होता है, mg। दोनों साइड के जी अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो एपरेंट एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, mm कैंसिल होगा, सॉरी हाँ, जी नहीं, mm कैंसिल होगा, तो एपरेंट एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कितना रहेगा, g इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। एंड इसी एक्सप्रेशन से हम बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वहाँ पे दोनों की डेंसिटी मतलब बॉडी की डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी इक्वल है, यानी सिग्मा इक्वल्स टू रो दिया है, तो उस केस में क्या होगा, ते बंद करा नाही तर मी शिकवतो, काय काही प्रॉब्लेम कन्फ्युजन आहे का, तिकडे वेगळे इकडे वेगळे आहे का,
काय वेगळे? नाही मग तेच बघून घ्या ना. रो बाय जी जर असेल तर तिथं रोला आपण डेन्सिटी ऑफ लिक्विड म्हटलो असेल. रो बाय जी आहे 1 मायनस हां रो बाय सिग्मा, मग तिथं डेन्सिटी ऑफ बॉडी आणि डेन्सिटी ऑफ लिक्विड आपण उलटी घेतली असेल. ठीक आहे, नाही तर एक काम करा, तेच बघून घ्या, लेक्चरची काही गरज नाही तुम्हाला. आधी शिकवतोय मी, इकडे लक्ष द्या ना. तिथं 1 to 1 पॉईंट टू पॉईंट चेक करताय का, इकडं काय शिकवतं तिकडं काय होतं म्हणून. हे लिहून घेण्याची कष्ट घ्या ना, नंतर जाऊन चेक करा, एक एक्स्ट्रा रिव्हिजन होईल त्याच्यामुळं. म्हणजे कामाला फक्त मलाच लावायचं, तुम्हाला रिलॅक्स व्हायचं आहे ना. कसं काय एवढं डोक्याच्या वर असतं माझ्या, काही कळत नाही तुम्ही. हाँ, यहाँ पे सिग्मा मतलब कौन? बॉडी. रो मतलब नहीं, सिग्मा मतलब डेन्सिटी ऑफ लिक्विड. रो मतलब कौन? डेन्सिटी ऑफ बॉडी. तिकडे सिग्मा बाय रो असेल म्हणून आपण उल्टा म्हटलो असेल. उसमें कंडीशन क्या है कि अगर सिग्मा एंड रो इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इनका रेशो 1 आएगा, 1 - 1 0 होगा एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी बनेगा. मतलब बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी. क्या करेगी? बॉडी फ्लोट करेगी. कैसे फ्लोट करेगी? सबमर्ज नहीं, फुली सबमर्ज. बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज. अगर यहाँ पे बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर है किससे? लिक्विड के डेंसिटी से, तो उस केस में क्या होगा, ये 1 माइनस सिग्मा बाय रो है, ये लेस देन 1 आएगा. अगर ये लेस देन 1 हो गया तो एपरेंट एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो जाएगा. एंड अगर ये जी से ज़्यादा हो गया इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? सिंक करेगी अप टू द बॉटम, बुडून जाएगी बॉडी. एंड अगर वहाँ पे उल्टी कंडीशन है, मतलब बॉडी की जो डेंसिटी है रो वो लेस है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा. निगेटिव आ गया मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वो बैलेंस करके बॉडी क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी. लेकिन ऊपर हवा में तो जा नहीं सकती, इसलिए बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी. कैसे फ्लोट करेगी? पार्शली सबमर्ज, म्हणजे नावाला लिक्विडमध्ये असेल, बाकी पूरी बॉडी कहाँ पे रहेगी? ऊपर रहेगी. ठीक है, तो ये केस आती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. घे ना चेक करून. ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू आर्किमिडीज. इसके बाद में आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में केस क्या होगी कि सपोज कोई भी एक लिक्विड का कंटेनर है, इस लिक्विड के कंटेनर में हमने बॉडी को प्लेस किया है एंड बॉडी इस तरह से वर्टिकली इक्विलिब्रियम में. तो यहाँ पे इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा C एंड जो फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट होगा जिस पॉइंट में से, मतलब सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा B, वो एक ही पॉइंट के ऊपर या फिर एक ही लाइन के ऊपर आएंगे. ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम. अब इसके बाद में अगर बॉडी को हम इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, सपोज ये लिक्विड का कंटेनर है, लिक्विड फिल किया है, अब बॉडी जो है इस तरह से हमने क्या की है? टिल्ट की है. क्या की है? टिल्ट की है. तो टिल्ट करने से पहले जो वर्टिकल लाइन थी ये वाली, वो एज इट इज रहेगी, बट ये सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा. अब सेंटर ऑफ बायोन्सी क्यों शिफ्ट होगा? सेंटर ऑफ बायोन्सी मतलब क्या? जिस पॉइंट में से बायोन्सी का फोर्स ऍक्ट हो रहा है. आता बॉडीला आपण इकडे टिल्ट केलं म्हणजे या साईडचं लिक्विड जास्त, फ्लुइड जास्त डिस्प्लेस झालं, म्हणून फोर्स पण थोड़ा सा इकडे शिफ्ट होईल, इसलिए सेंटर ऑफ बायोन्सी शिफ्ट होगा. अब इसमें से पास होने वाली और एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहली वाली एंड अभी की स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाएगा M, यानी मेटा सेंटर. क्या बनेगा? ये मेटा सेंटर. तो अभी डिपेंड करेगा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के अगर ऊपर है, मेटा सेंटर में से फोर्स अपवर्ड जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, तो बॉडी को वो टॉपल करेगा, बॉडी खाली पड़ून जाईल. लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर जाएगा, मतलब वो बॉडी को अपने पोजीशन पे लेके आएगा. ठीक है, ये होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू मेटा सेंटर. तो आर्किमिडीज एंड बायोन्सी फोर्स रिलेटेड यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट फ्लो ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड फ्लो, उसमें पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और उसको ही हम कंसीडर करते हैं एज ए लैमिनार फ्लो. अब स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है. ठीक है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके पीछे का फ्लूइड का जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. उसके बाद में दूसरा फ्लो आता है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. और इस टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है?
जो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट, इसलिए क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड इनको हम सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो अप टू विच फ्लो इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन। अगर इस वेलोसिटी से वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टर्बुलंट बनेगा। जैसे टॅप ओपन किया, अर्धा ओपन केला तर काय होतं, पाणी सरळ खाली पडतं, मतलब टर्बुलंट स्ट्रीमलाइन फ्लो है। एंड फुल ओपन करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ती, इसलिए क्या होगा, वेरी गुड, तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। एंड ये वीसी बनेगी आर इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी, वेयर आर का मतलब एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप में से लिक्विड और फ्लूइड फ्लो होता है उसका डायमीटर, ठीक है। तो अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 0 से लेके 2000 तक है तो उस केस में फ्लो कौन सा होगा, लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन होगा। अगर ये 2000 को क्रॉस करता है 3000 तक, कंडीशन क्या होती है, इसका कन्वर्जन चलता है स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में, एंड जब ये 3000 को क्रॉस करता है, बियॉन्ड 3000 है, तो उस केस में फ्लो क्या बनता है, टर्बुलेंट बनता है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है तो सेम एक्सप्रेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, V रो D डिवाइडेड बाय ईटा, ये बनेगा रेनॉल्ड्स नंबर। अगेन V मतलब कौन सी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की, D इज द डायमीटर पाइप का, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड फ्लो, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट एंड उससे रिलेटेड रेनॉल्ड का नंबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी a इंटू वी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि a1 v1 बिकम्स इक्वल्स टू a2 v2। तो यहाँ से हमें जो भी अननोन वेलोसिटी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम, अब बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लगती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लगती है, ये दोनों तो मालूम है, उसके साथ प्रेशर एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो प्रेशर एनर्जी फाइंड करने के लिए देखो कॉमन केस क्या होती है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट प्रेशर को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो क्या बनेगा, वर्क इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट एरिया इंटू लेंथ ये किसका एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम का, यानी वर्क डन ड्यू टू प्रेशर क्या बनेगा, P इंटू वी, एंड इसी वर्क डन को हम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो ये बनती है प्रेशर की एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, P इंटू वी। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द स्टडी फ्लूइड फ्लो। अब काइनेटिक एनर्जी कौन है, हाफ यम वी स्क्वायर अपॉन क्या करना है, वॉल्यूम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन है, एम जी एच अपॉन क्या करना है, वॉल्यूम, एंड पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी कौन था अभी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या करना है, वॉल्यूम, इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे वी वी कट होके फर्स्ट फॉर्म मिलता है इसका 1/2 इंटू यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर प्लस एम जी एच अपॉन वॉल्यूम, ये स्क्वायर नहीं है, एंड प्लस क्या आएगा, सिर्फ प्रेशर, दैट विल बी कांस्टेंट। फिर बाद में हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे विथ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो फिर से वॉल्यूम कट होके एक्चुअल फॉर्म मिलता है हमें 1/2 इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच प्लस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड बर्नौलीज का और एक फॉर्म होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट लेंगे तो वेट मतलब mg, एम कट होगा, डिनोमिनेटर में g आएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट h प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होगा, mgh अपॉन mg, मतलब क्या बचेगा h, एंड उसके बाद में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब p इंटू वी अपॉन कौन है, mg, लेकिन फिर से m को लिखेंगे रो इंटू वी, वी कट होके क्या बचेगा, p अपॉन
रो इंटू जी, वेरी गुड, ये बनेगा कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है सबसे। ये कैसे एप्लीकेबल है? कड़ा लगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे जो H आता है इसको बोला जाता है पोटेंशियल हेड और ग्रेविटेशनल हेड। देन P अपॉन रो इंटू जी, इसको बोला जाएगा प्रेशर हेड, एंड V स्क्वायर अपॉन 2G, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी या फिर काइनेटिक हेड। इसके यूनिट्स पूछे जाते कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, H पोटेंशियल हेड और ग्रेविटेशनल हेड। प्रेशर हेड मतलब कौन? P अपॉन रो इंटू जी, एंड काइनेटिक हेड मतलब V स्क्वायर अपॉन 2G। ये रिमेंबर नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये फॉर्म से सिंप्लीफाई करना है। जब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इक्वल्स टू कांस्टेंट लेंगे तो वहाँ पे ये हेड हमें मिलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड प्रेशर हेड। चलो हो गया। तो ये था बर्नौलीज थ्योरम। अब ये बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है लिया ऐसे का, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है किसका? वेंचुरीमीटर का। वेंचुरीमीटर मतलब क्या होता है? डिवाइस है यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, वेरी गुड, ठीक है। क्या करते हैं उसका यूज करके? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो मेजर करते हैं, अच्छा लगा। तो वेंचुरीमीटर क्या आएगा? वेंचुरीमीटर में इट्स ए डिवाइस यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। कसं असतं वेंचुरीमीटर? इस तरह का डिवाइस होता है, इसको बोला जाता है वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो ये वेंचुरीमीटर में हम क्या करते हैं? यहाँ पे इनिशियल एरिया A1, यहाँ की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं V1। उसके बाद में यहाँ पे जो एरिया है ये बनेगा V2, एंड यहाँ पे वेलोसिटी होती है दैट इज V2। इसके दो टाइप होते हैं, एक अगर हम ऊपर यहाँ पे ट्यूब्स कनेक्ट करेंगे, ओपन टू एयर रहेगी तो ये बनेगा ओपन ट्यूब वेंचुरीमीटर, एंड इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ से मर्क्यूरी ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे तो ये बनेगा क्लोज ट्यूब वेंचुरीमीटर। ओपन टू एयर है, यहाँ पे क्लोज ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो क्लोज यू ट्यूब हमने प्लेस की है, इसके अंदर हम मर्क्यूरी को फील करते हैं। किसको फील करते हैं? मर्क्यूरी को, ठीक है। एंड ये डायरेक्ट लिक्विड ही होता है, वही लिक्विड यहाँ पे इसकी लेवल का डिफरेंस होता है, एंड इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है V इक्वल्स टू A1A2 रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे H मतलब क्या? यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है इसके लेवल में जो डिफरेंस होता है ये बनेगा H। यहाँ पे भी लिक्विड के लेवल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? H बोलेंगे। बस क्लोज ट्यूब में चेंज क्या होगा? डेंसिटी का कंसिडरेशन होके V इक्वल्स टू बनेगा रो इंटू A1A2 रूट ऑफ 2 रो नॉट GH अपॉन रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रो का मतलब किसकी? लिक्विड की। रो नॉट का मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो बाय यूजिंग वेंचुरीमीटर वी कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये जनरली कहाँ पे? ये V2 पे मेजर करते हैं हम, नैरो जो पोर्शन होता है वहाँ। हो गया वेंचुरीमीटर। उसके बाद में आएगा ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स यानी टॉरिसेली, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर टॉरिसेलीज इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसेलीज इक्वेशन। करो नेक्स्ट। क्या होता है टॉरिसेलीज लॉ और वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स? एक कोई भी कंटेनर है लिक्विड का, इसमें हमने लिक्विड को फील किया है, एंड लिक्विड को फील करने के बाद ये लिक्विड की जो हाइट है वो है सपोज h,
एंड इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओरिफाइस बना देंगे. ओरिफाइस मतलब होल है ना, और होल में एक तो वॉशर असतं ना, त्या शेपचे एक कडा, काय म्हणतो आपण त्याला, एक रिंग ओपनिंग यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसको ओरिफाइस बोला जाता है. तो ये ओरिफाइस का एरिया बनेगा ए नॉट, टैंक का एरिया बनेगा ए, एंड ऊपर से ये हाइट अगर हमें गिवन है एज स्मॉल एच, तो इस केस में जो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ 2g इंटू एच. कितनी होती है वेलोसिटी, रूट ऑफ 2g इंटू एच, मतलब फ्री फॉल होते बॉडीचा उसकी जो वेलोसिटी वही वेलोसिटी यहाँ पे होती है. ठीक है, उसके बाद में जो लिक्विड यहाँ पे नीचे गिरेगा उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 इन ब्रैकेट h माइनस एच अपॉन जी. इकडे होतं ना टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल, रूट ऑफ 2h बाय जी, फक्त इथं कॅपिटल एच मायनस स्मॉल एच म्हणजे हा एचचा डिफरन्स घेतोय आपण. ठीक है, रूट ऑफ 2h माइनस एच अपॉन जी. एंड कितनी डिस्टेंस पे जाके लिक्विड गिरेगा, मतलब रेंज. रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके v इंटू टी, तो कितना आएगा, वेरी गुड, 2 इन ब्रैकेट h माइनस एच इंटू एच, ये बनती है रेंज. एंड उसके बाद में अगर हमें टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, टाइम, ये टैंक का पूरा पानी खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, t इक्वल्स टू a अपॉन ए नॉट इंटू रूट ऑफ a अपॉन ए नॉट इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी. बस ये कंसिडरेशन होता है कि ओरिफाइस कहाँ पे है, एकदम बॉटम पे. समझ में आ रहा है ना, तो ओरिफाइस अगर बॉटम पे है तो पूरी टैंक खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा, a अपॉन ए नॉट इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी. सो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज एंड टॉरिसेलीज. ठीक है, अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, दैट इज विस्कोसिटी. क्या होता है विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टेंडेंसी associated with fluid by virtue of which fluid opposes relative motion between layers, its layers. ठीक है, दो लेयर के बिटवीन की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने वाली फ्लूइड की टेंडेंसी है उसको बोला जाएगा विस्कोसिटी. अब ये जो विस्कोसिटी होती है यहाँ पे इस टेंडेंसी में एक फोर्स एक्ट होता है, तो वो फोर्स क्या करेगा, अगेन दो लेयर के बिटवीन की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी उसको अपोज करेगा. तो ये फोर्स ऑलवेज एक्ट होता है टेंजेंशियल टू द गिवन लेयर, एंड इस फोर्स को बोला जाएगा विस्कस फोर्स. तो न्यूटन ने बोला था ये जो विस्कस फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एरिया के साथ. जिस पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका एरिया. अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ. अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस. जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है. जनरली ये वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं. ठीक है, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स. तो यहाँ पे ईटा बना कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. क्या ईटा मतलब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. एंड ये क्या बनेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट, वेरी गुड, क्या होगा ऐसा यूनिट, ईटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, F अपॉन ए इंटू डी वी बाई डी एक्स. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. क्या बनेगा, ईटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, F अपॉन ए इंटू डी वी बाय डी एक्स. एफ के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, इंटू कौन है 1 अपॉन डी एक्स मतलब 1 अपॉन मीटर. मीटर मीटर कट होगा, 1 अपॉन सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, क्या होता है सीजीएस यूनिट, पॉइस. एंड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टाइम्स ऑफ पॉइस. ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ये चेंज होती है. तो उसका चेंज अगर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी चेंज होती है एज ईटा एट टी इक्वल्स टू ईटा एट 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर. ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर फ्लूइड्स. फ्लूइड मतलब कौन, फ्लूइड नहीं, सॉरी, एप्लीकेबल है ओनली फॉर लिक्विड. लिक्विड मतलब लिक्विड. ठीक है,
तो लिक्विड की केस में ईटा टी इक्वल्स टू बनेगा ईटा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ईटा टी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, ईटा नॉट मतलब विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा बीटा कांस्टेंट है गिवन लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेंगे, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है। एंड वही अगर हमें गैसेस के लिए रिक्वायर्ड है तो गैसेस की केस में ये विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रूट ऑफ टी। यानी कि इस एक्सप्रेशन से लिक्विड की केस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड इन केस ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में अगर बात प्रेशर की करेंगे तो प्रेशर के लिए क्या होता है, एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के एवरी लिक्विड की केस में विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। गैसेस के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वाटर की केस में डिक्रीज होगा, वाटर छोड़ के बाकी सारे लिक्विड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये हो गया वेरिएशन इन विस्कोसिटी। इसके बाद में स्टोक्स लॉ, क्या था स्टोक्स लॉ, कोई भी कंटेनर है उस कंटेनर में हमने फ्लूइड फिल करके रखा है एंड इस फ्लूइड में हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल बॉडी है इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, एक तो बायोन्सी का होगा वो अलग से, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी सिग्मा जी, उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी विस्कस फोर्स। एंड स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ईटा आर ऑफ द बॉडी, वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से बॉडी नीचे जा रही थी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब बॉडी नीचे जाती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट होता है, वेट mg, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, एक फोर्स ऑफ बायोन्सी, उसके साथ साथ ये विस्कस फोर्स। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, ये वेट को बायोन्सी का फोर्स एंड विस्कस फोर्स बैलेंस करते हैं एंड बैलेंस करने के बाद वहाँ पे नेट फोर्स 0 बनता है, नेट फोर्स 0 बना मतलब एक्सेलरेशन 0 बनेगा, एक्सेलरेशन 0 बन गया मतलब बॉडी जो है उसके बियॉन्ड एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी जिसको हम बोलते हैं एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट ऑफ रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा, तिकडे सिग्मा माइनस रो है का, चेक करूंगे ना, ठीक है। क्या होता है 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। एंड विस्कोसिटी के बाद में लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज पॉइसेलीज इक्वेशन। राइट डाउन पॉइसेलीज इक्वेशन, POISEUILL एपोस्ट्रोफी LLE''S पॉइसेली, परत सांगू का, POISEUILLE''S पॉइसेलीज इक्वेशन या फिर पॉइसेलीज लॉ। क्या था पॉइसेलीज लॉ, कि कोई भी एक पाइप है, इस पाइप में से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड फ्लो होते टाइम लिक्विड की जो वॉल्यूम फ्लो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर का डिफरेंस। का बरं असते अजून मीन्स ये जो वॉल्यूम फ्लोइंग ऑफ द लिक्विड है थ्रू द पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर का डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द पाइप। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा पाई PR⁴ अपॉन 8 ईटा L, ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप अकॉर्डिंग टू पॉइसेलीज लॉ, पॉइसेलीज इक्वेशन, पाई P⁴ अपॉन 8 ईटा L, पाई PR⁴ अपॉन 8 ईटा L, ठीक है। एंड इसके ऊपर से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लोइंग,
किंवा रेट ऑफ फ्लुइड फ्लो इक्वल्स टू प्रेशर का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. जसं V इक्वल्स टू IR होता है तो I इक्वल्स टू क्या बनता है V बाय आर. I मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे Q मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, P का मतलब प्रेशर डिफरेंस, वहाँ पे V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड R का मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो. तो रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो कितना बनेगा P अपॉन Q. P एज इट इज रहेगा. Q का मतलब कौन, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब डायरेक्ट वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या होगा P अपॉन पाई P R रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा L. PP कट होके R इक्वल्स टू क्या बनेगा 8 ईटा L अपॉन पाई R रेज टू 4. ये होता है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो. रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो. हाँ, पर यूनिट टाइम घेतो ना आपण, म्हणून 1 सेकंड. एंड इसमें सेम सिमिलर कंडीशन कि अगर पाइप को सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब एक के बाद में एक पाइप कनेक्ट किए, तो रेजिस्टेंस की केस में क्या होता था एडिशन. तो यहाँ पे भी इनका रेजिस्टेंस क्या होगा ऐड होगा. ठीक है. उसके बाद में पाइप अगर एक के नीचे एक कनेक्ट किए, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किए, तो क्या होगा नेट रेजिस्टेंस मतलब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स. क्या क्या है पहले डेंसिटी, डेंसिटी के बाद में प्रेशर, प्रेशर के बाद आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड उसके बाद में बर्नौलीज. बर्नौलीज से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज के ऊपर वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर के बाद में टॉरिसिलीज, टॉरिसिलीज के बाद में विस्कोसिटी, फिर विस्कोसिटी के बाद में न्यूटन्स लॉ, देन स्टोक्स लॉ पवन. ठीक है. एंड उसके बाद में विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी एंड एट द एंड पॉइसेलीज. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पण नाही काय फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है.